तो अब तुम सभी ध्यान दो कि तुम्हारे सबके पास पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव का पेज है बच्चे, उस पेज पे ध्यान दिए रहो तुम लोग। और यदि किसी ने पेज नहीं लिया है तो ले लेगा। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का 6ठा चैप्टर है, तो जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, माने विश्व स्तर पे कौन कौन से ऐसे संगठन है जो समझो कि पूरे विश्व को नियंत्रित करते हैं और उसको चलाते हैं, उसका देखभाल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें से कहता है कि ऐसी संस्थाएं, जैसे मान लो पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं, तो है ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ ही यदि तुम इसको पढ़ते जाते हो बच्चे, ये सब्जेक्टिव का भी काम करेगा तुम्हारा। बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो रही है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं, तो कहता है कि ऐसी संस्थाएं जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करती है या वैश्विक स्तर की समस्याओं को निपटाने के लिए कार्य करता है और जिनके सदस्य भी अधिक होते हैं तथा उनका कार्य क्षेत्र भी बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछ दे तो उस स्थिति में हम बताएंगे कि विश्व की ऐसी संस्था जो विश्व के सभी देशों के लिए काम करे, सभी देशों के मानवता के लिए, मानवता के उन्नति के लिए काम करे, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दूसरा कहते हैं इसमें से कुछ ऐसी समस्याओं, मुद्दों को बताइए जिससे कोई अकेला देश खत्म नहीं कर सकता, बल्कि उसका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से ही हो सकता है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं, जैसे मान लो उसमें आता है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे विश्व स्तर पे गर्मी बढ़ते चली जा रही है बच्चे, हम मानवों की संख्या अधिक होते चली जा रही है, पेड़ों की संख्या कम हो जाने की वजह से इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ गई है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है बच्चे कि एक परत सी कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के चारों ओर फैल गया है, जिसका नतीजा होता है कि नीचे की जो भी है गर्मी नीचे ही रह जाती है और ये ऊपर नहीं जा पाती है, और जिसका कारण है कि गर्मी दिन पर दिन यहाँ बढ़ती चली जा रही है। अगर यही ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से बढ़ता चला गया बच्चे, तो दिन दूर नहीं कि पृथ्वी पर जितने भी पर्वत हैं, जहाँ समझो कि पर्वतों की ऊपरी चोटी पे जाओगे तो वहाँ हिम मिलते हैं। गर्मी की वजह से वो हिम जो बर्फ़ है धीरे धीरे पिघलने लगेंगे। अब पिघलने के बाद नदियों में जल की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ जाएगा बच्चे, और इस पृथ्वी का एक दिन समझ लो कि नाश हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या विश्व का कोई एक देश खत्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकते। तो ऐसी समस्त समस्याएं जो कोई एक देश ख़त्म ना करे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से उसे ख़त्म किया जाए, तो वैसी समस्याओं को ही समझो कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में हम जानेंगे। और उसमें आता है ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद। आतंकवाद क्या है बच्चे? तुम लोग को पता है कि जब कोई व्यक्ति धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे समझो कि नरसंहार करता है, जान और माल का व्यापक नुकसान पहुंचाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आतंकवाद कहते हैं। फिर कहते हैं जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी, परमाणविक प्रसार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष। इस प्रकार के गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, शीत युद्ध, ये जो भी आते हैं, ये समस्त चीज़ें जो होती है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जिसे एक देश और दो देश मिलकर कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो लिखेंगे 1920 ईस्वी में। याद रखो बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो सुन रहा है या देख रहा है, तुम सभी जानो कि अगर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुम पढ़ के मेरी एक्सप्लेनेशन अगर सुन लो, तो मैक्सिमम पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट तुम्हारी इसी पे क्लियर हो जाएगा। शब्द आया हमारा लीग ऑफ नेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्र संघ। सभी बच्चे सुनेंगे, जो पॉलिटिकल साइंस के वो भी, जो नहीं है वो भी, क्योंकि किसी के भी एग्ज़ाम में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन रहेंगे। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा बच्चे। जानेंगे पूरे विश्व में सबसे पहली बार विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक। विश्व युद्ध होने के बाद से विश्व के सभी देशों में से कई देशों ने सोचा कि यदि हम विश्व के सभी देश मिलकर और एक राष्ट्र संघ की स्थापना करें, एक ऐसे संघ की स्थापना करें
कि विश्व के सभी देश उस पर हस्ताक्षर करें और वो उस पर माने डिसीज़न ले लें कि हम लोग अगली बार फिर आपस में एक दूसरे के साथ विश्व स्तर पर युद्ध नहीं करेंगे। इसके लिए 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन का स्थापना अमेरिका के नेतृत्व में किया गया बच्चे। किसके नेतृत्व में? लेकिन दुर्भाग्य है बच्चों कि जिस अमेरिका ने लीग ऑफ नेशन का राष्ट्र संघ का स्थापना 1920 ईस्वी में कराया, वही अमेरिका इस संगठन का सदस्य नहीं बना। जाहिर सी बात है कि यह संगठन ठीक से चलने वाला नहीं था। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। क्यों हुई बच्चे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हानि हुई थी, पुनः अगली बार विश्व युद्ध न दोहरा दी जाए, उसी के डर से विश्व के सभी देशों ने मिलकर, सभी नहीं बल्कि मैक्सिमम देशों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। कहते हैं लीग ऑफ नेशन को विघटित कर उसके स्थान पर कौन सा नया संगठन बना, या लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन है? तो कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। कहानी फिर से समझ लो बच्चे। लीग ऑफ नेशन तो बना, अमेरिका ने इसका नेतृत्व किया, अमेरिका ने ही बनवाया और अमेरिका ही इसका सदस्य नहीं बना, जिसका नतीजा हुआ कि पुनः 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, क्योंकि देशों को नियंत्रित करने वाला कोई संगठन मजबूत तौर पर उस समय था ही नहीं। और 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से फिर से अब एक बार लोगों को एहसास हुआ कि इस बार अगर हम लोग सचमुच एक नया संगठन नहीं बना लेते हैं और मजबूत संगठन नहीं बनाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः तृतीय विश्व युद्ध हो जाए और उसमें सबका सर्वनाश हो जाए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत क्षति हुई थी बच्चे। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ को विघटित कर अब इसी के जगह पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। तो कब स्थापना की गई थी बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम देख लो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। याद रखेंगे 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। बोला कि मान जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी पहली बार जब कोई तुम्हें थप्पड़ मारता है ना, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तुम्हें अब की बार तो ठीक कर दूंगा। पुनः 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पे जब अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया, तो उस समय एहसास हो गया सबको कि अब किसी प्रकार की कोई भी समझ लो कि बात टालने से काम चलने वाला नहीं है। और तब स्थिति बदल गई बच्चे, और स्थिति ऐसी बदली कि जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, और उसकी आत्मसमर्पण के बाद ही विश्व के कई देशों ने मिलकर तब इसको एक प्लान बनाया कि एक संगठन बनाया जाए। और 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। कहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य कब बना? तो लिखता है कि 30 अक्टूबर 1945 को। दरअसल जिस समय की बात है बच्चे 1945, उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो अंग्रेज़ों ने जहाँ सिग्नेचर कर दिया तो समझो कि भारत सिग्नेचर कर दिया। तो इस तरीके से 1945 ईस्वी में ही हम उसके अंग बन गए बच्चे, माने समझो कि उसके सदस्य बन गए। और इसीलिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य के रूप में जाना जाता है। अब उसमें नेक्स्ट कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6 अंग है। प्रमुख अंग कितने हैं बच्चे? 6। अब 6 कौन कौन से अंग है आगे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा उसमें एक करेंट क्वेश्चन हमने डाला है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने देश सदस्य हैं? तो 192 पहले थे, लेकिन एक और देश उसमें से 193वां देश दक्षिणी सूडान 2011 ईस्वी में आकर जुट गया। क्लियर है बॉयज? कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रही है? संयुक्त राष्ट्र संघ पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक से समझ में आ रहा है तुम लोग को? मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पहले बता दिया है बच्चे, अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव को न समझ कर इसको क्या समझो तुम लोग? सब्जेक्टिव समझ लो। केवल इतना भी देख लेते हो तो ये क्लियर हो जाते बच्चे। तो अभी हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग कौन कौन है। तो उसके 6 प्रमुख अंग में सबसे पहला अंग कौन सा है? महासभा। अपने अपने पेज पे ध्यान दो।
जब भी मैं इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ तो तुम उसको पेज अपने सामने रखोगे बच्चे, वहाँ देखते जाओ और तब इसको समझते जाओ। कहता है कि महासभा, महासभा को ही आम सभा के नाम से हम जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रधान अंग ये होता है बच्चे। और ये महासभा क्या है, महासभा के कौन कौन से काम हैं, सब्जेक्टिव नोट्स में तुम लोग देखोगे या उस वीडियो में देखना। दूसरा इसका अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के बारे में जानो कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 होती है। कुल कितने सदस्य होते हैं? 15। 5 इसमें अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई सदस्य कौन होंगे, 10 अस्थाई सदस्य कौन होंगे? ये जो थ्योरी में तुम्हें बताया हूँ, मेंस का जो दिया हूँ उसमें देखोगे सब्जेक्टिव में, इसमें भी आगे हम पढ़ते हैं अभी। तो सुरक्षा परिषद एक प्रकार से क्या है जान लो कि जैसे महासभा, महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का हर साल बैठक कराती है। अब बैठक कराकर विश्व के सभी देशों के प्रतिनिधि को बुलाती है और सबके समस्याओं को सुनती है, समस्या के निराकरण के लिए प्रयास करती है। यदि किसी भी देश में अशांति उत्पन्न होती है, विश्व के शांति में कोई खलल पैदा करना चाहता है कोई देश, तो उस पर सैनिक कार्रवाई भी की जाती है। और वहाँ सैनिक कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा परिषद में कुछ समझ लो कि विश्व स्तर के पुलिस को वहाँ भर्ती कराई जाती है, माने सुरक्षा के लिए जो फोर्स होते हैं उनकी भर्ती कराई जाती है और उनको वहाँ पे भेजा जाता है, जिसका निर्णय जो होता है 5 अस्थाई सदस्यों के द्वारा किया जाता है और 10 अस्थाई सदस्यों के द्वारा। कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे मान लो वित्तीय हो गया, और वित्तीय के बाद समझो कि आक्रमण की बातें हैं। इसमें अगर अस्थाई 5 सदस्य में से कोई भी सदस्य निर्णय को अस्वीकृत कर देता है तो उसे निषेधाधिकार या वीटो कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? वीटो। और अगर इसमें से किसी भी 5 अस्थाई सदस्यों में से अगर एक ने भी इनकार कर दिया तो उस देश को वित्तीय सहायता या उस पर आक्रमण नहीं किया जाता है। बच्चे समझ में आ गया? बाकी कार्यों के लिए 5 + 10 15 में से बहुमत कराया जाता है और जिसकी संख्या अधिक हो जाती है उस चीज़ को पूरा कर दिया जाता है। लेकिन वित्तीय मामले में और आक्रमण के मामले में कब निर्णय लिया जाता था? 5 अस्थाई सदस्य जब डिसीजन देते हैं तब। अगला इसका सदस्य आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसमें अभी 14 सदस्य हैं, जिसका काम है विश्व में आर्थिक रूप से सभी लोग समान हो जाए और सामाजिक परिषद माने सामाजिक रूप से किसी का बहिष्कार न किया जाए। चाहे कोई भी देश क्यों न हो, सामाजिक में सबको जीने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का मौलिक अधिकार का हक है बच्चे, तो वो देख ले करना है। और चौथा इसका न्यास परिषद, जिसे ट्रस्टशिप काउंसिल के नाम से जाना जाता है। न्यास परिषद में मैंने तुम्हें बताया था बच्चे, एक बार देख लेना जाकर। ये बताता है ट्रस्टशिप अपने सहयोगी जितने भी सदस्य देश हैं, मात्र 250 करीब देशों में से 193 सदस्य ही इस माने देश ही इसके सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि आप अपने अगल बगल के देशों के साथ ऐसा विश्वास बना के रखिए, माने न्यास माने विश्वास होता है, ऐसा विश्वास बनाइए, उनको विश्वास दिला दीजिए कि वे सभी यदि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ते हैं तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। तो इस तरीके से समझो कि उन सब को अपने विश्वास में लाने के लिए न्यास परिषद का गठन किया गया है कि विश्व के सभी वंचित देशों को इससे जोड़ा जा सके। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यदि विश्व के किसी भी देश में किसी प्रकार की कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न हो जाती है और वहाँ उसको समाप्त नहीं किया जाता, उस देश से उसको न्याय नहीं मिलता है, तो उसको सीधे हम लेकर जाएंगे कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी द हेग में। आर समझ में जी, हेग है, उसके सामने आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम लोग। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं बच्चे? 15 न्यायाधीश होते हैं जो सभी बैठते हैं। अब विश्व के किसी मुद्दे पे सब आदमी मिलजुल कर तब राय करते हैं कि क्या होना चाहिए। और छठा इसका है सचिवालय। सचिवालय वह ऑफिस होता है बच्चों, वह कार्यालय होता है जहाँ
उससे जुड़े हुए सभी सदस्यों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी कर्मचारियों का लेखा जोखा, खाता बही, सर्टिफिकेट से लेकर सब कुछ वहाँ अवेलेबल होता है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? अब आगे कहता है इसमें से कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करता है? तो कौन सा अंग करेगा बच्चे? सुरक्षा परिषद। ये जानोगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है विश्व में शांति बनाए रखने के लिए और विश्व के सभी देशों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, न्यायिक रूप से विकसित करने के लिए। ठीक है? तो लेकिन अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय अशांति उत्पन्न करता है या सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद को कहता है कि देखो जी, थोड़ा जाके उसको ठीक करो। ये वैसे ही है जैसे हम लोग राज्य में रहते हैं और कोई व्यक्ति चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, कोई मारपीट करने लगा, अशांति उत्पन्न करता है, तो सरकार स्वयं वहाँ विधायक जी को नहीं भेजती है, वहाँ समझ लो कि मंत्री जी को नहीं भेजती है। किसको भेजती है? पुलिस प्रशासन को, कि जाओ थोड़ा सा डंडे लेकर थोड़ा उसको सीधा करो। आ रहा समझ में ना? आगे कहता है सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं बच्चे? 15, जिसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लेना कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो पहला है ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस, चौथा चीन और पांचवा रूस। इस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, ये 5 इसके ऐसे अस्थायी सदस्य हैं बच्चों कि मैं बताया कि वित्तीय मामले में और आक्रमण के मामले में ये 2 मामले ऐसे हैं कि इस मामले में अगर 5 में से एक ने भी अगर इनकार कर दिया कि उस पर आक्रमण नहीं होना चाहिए या उसे वित्तीय लाभ नहीं देना चाहिए, तो उस स्थिति में उसको वित्तीय लाभ किसी सदस्य देश को या किसी भी देश को या उस पर आक्रमण नहीं हो सकता। इससे हम क्या बोलते हैं? वीटो। क्या बोलेंगे? वीटो। उसे वीटो या वीटो पावर या निषेधाधिकार के नाम से हम जानते हैं। कहता है इसमें से देखो कि सुरक्षा परिषद के किन सदस्यों को वीटो माने निषेधाधिकार का अधिकार है? तो अस्थायी सदस्यों को। और अस्थायी सदस्य में कौन कौन आते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन तथा रूस। उसी प्रकार अगला है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। अब थोड़ा इसको समझ लो बच्चे कि जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इसमें से प्रत्येक सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। महासभा हर साल जब संगठन के सदस्यों को बुलाता है तो उसमें से समझो कि हर साल विश्व के जितने 193 सदस्य देश हैं उसमें से 5 अस्थायी सदस्यों को छोड़ दिया जाए तो जितने अस्थायी सदस्य देश हैं अलग अलग देशों को 2 वर्ष के लिए उसका अस्थायी सदस्य चुना जाता है। मानो कि भारत को इस साल के लिए चुन लिया गया तो 2 वर्ष भारत रहेगा, अगली बार पाकिस्तान को चुना जा सकता है, अफगानिस्तान को चुना जा सकता है, अलग अलग देशों को हमेशा चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य को चुना जाता है? और अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? हमेशा के लिए। अस्थायी माने अस्थायी, वो हटने वाले नहीं हैं। अब कहता है इसमें से कि 2018 तक संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अस्थायी सदस्य कितनी बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है? काफ़ी इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लेना इसको। तो उसमें से चीन सबसे कम बार वीटो का इस्तेमाल किया है। मात्र कितने बार? 11 बार। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे याद रखोगे, सामान्य पुस्तकों में तुम्हें नहीं मिलने वाला बच्चे, इसलिए इसको देखोगे। उसके बाद फ्रांस कितने बार? 18 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया। ब्रिटेन कितने बार? 32 बार। और अमेरिका कितने बार? 84 बार। इस तरीके से सबसे कम बार वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा है? चीन। लेकिन सोवियत संघ, रूस 135 बार, सबसे अधिक। तो सबसे ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल कौन किया है? रूस ने। इससे पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था बच्चे, लेकिन 1991 ईस्वी में आकर अमेरिका के वजह से, हस्तक्षेप से, इनडायरेक्टली उसने ऐसा हस्तक्षेप किया बच्चे कि सोवियत संघ विघटित हो गया
और विश्व 1945 ईस्वी से लेकर और 1991 ईस्वी तक विश्व दो ध्रुवीय हो गया था, जिसमें एक का नेतृत्व अमेरिका करता था जो पूंजीवादी देशों का नेतृत्व करता था, और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ करता था जो समाजवादी साम्यवादी विचारधारा के लोगों का नेतृत्व करता था। समाजवादी या साम्यवादी क्या है? रूस कहता था कि ये मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। रूस में समझ लो कि 1917 में जो लेनिन ने क्रांति की, वह लेनिन किसके विचारों से प्रभावित था? कार्ल मार्क्स के, जिसने पुस्तक लिखी थी कौन सी? द दास कैपिटल। दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने बताया है कि संसार में जो भी व्यक्ति हैं सबको जीने का, खाने का, उठने का, बैठने का अधिकार है। उसने साफ तौर पे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए दास्ता की बीड़ियों की सिवाय कुछ नहीं है। और इस तरीके से कार्ल मार्क्स के बातों का असर पड़ा और समझो कि उसने एक विचारधारा कायम करवा दी जिसे मार्क्सवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि इस राज्य के संपत्ति पे तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना राजा और पूंजीपति का, इसलिए उठा लो एक हाथ में हंसिया और एक हाथ में हथौड़ा, और जितने भी राजा और पूंजीपति आते हैं सामने, हंसिया से काट दो, हथौड़ी से ठोक दो, दूर करो उस राजतंत्र को जो गरीबों पे, यतीमों पे, श्रमिकों पे, मजदूरों पे, किसानों पे आज तक अत्याचार करते आए हुए हैं। खुद को राजा और पूंजीपति समझते हैं। खून तुम्हारा बहता है, पसीना तुम्हारा बहता है और मजदूरी तुम करते हो, तो उसका लाभ भी तुम्हें ही मिलना चाहिए, न कि राजा और पूंजीपति को। उसका इतना कहना था बच्चे कि लेनिन के नेतृत्व में रूस में क्रांति हो गई। 1917 में जो वहाँ पे जो क्रांति हुई उसे रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से हम जानते हैं। अब मजदूरों का, श्रमिकों का, किसानों का संगठन इतना मजबूत हुआ कि वहाँ की करेंस्की सरकार जो थी उसको उखाड़ कर फेंक दिए, और पहली बार विश्व में किसी देश में सामान्य लोगों का, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र की स्थापना हो गई। माने किसान, मजदूर, श्रमिक वहाँ के किंग बन गए और लोकतंत्र की तरफ विश्व आकर्षित होना शुरू हो गया। अब लोगों का तंत्र आने लगा। हाँ, कई जगह से, फ्रांस से भी होगा, यहाँ से भी होगा, लेकिन इसने सबसे पहली बार क्या किया? नेतृत्व करके एक दमदार देश के रूप में इसने सबको दिखा दिया। इसकी लोकतंत्री गणतंत्र की शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत हमारे इसी बिहार के पाटलिपुत्र से हुई है बच्चे। तो हम लोग उसके जन्मदाता हैं, लेकिन फिर इसको दबा दिया गया, राजतंत्र शुरू हो गया, लेकिन खुलेआम तौर पे रूस ने इसको शुरू किया बच्चे, जिसका नतीजा हुआ कि सोवियत संघ, खूब बढ़िया समझ लो बच्चे, सोवियत संघ ये गरीबों का, मजदूरों का, श्रमिकों के देश का नेतृत्व करने लगा, जिसे साम्यवादी देश कहा गया। आज जितने पूंजीपति और राजा को मार के भगाया था हंसिया हथौड़े से ठोक ठोक कर, वे सब जाकर मिल जाएंगे किसके साथ? अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ। आ रहा समझ बच्चे? तो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का समझ लो एक संगठन बन गया, और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का संगठन बन गया। और 1945 ईस्वी में तक, मैंने समझो कि 1939 से 45 के द्वितीय विश्व युद्ध आते आते सोवियत संघ ने दिखाया अपनी पावर और दिखा दिया कि हम किसी से काम नहीं है। लेकिन उस युद्ध के बाद समझो कि विश्व दो खेमे में बढ़ गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ जरूर, सब विचारधारा के लोग बैठे जरूर, लेकिन फिर भी पूंजीपति अपने आप को बड़ा समझते थे और ये जितने साम्यवादी देश अपने आप को किसी से छोटा नहीं समझते थे। अर्थात विश्व दो गुटों में बटा हुआ था बच्चे। एक पूंजीवादियों का देश जिसका नेतृत्व पश्चिम में अमेरिका करता था, और दूसरा साम्यवादियों का देश जिसका नेतृत्व सोवियत संघ करता था। 1991 तक आते आते सोवियत संघ का विघटन हो गया बच्चे। सोवियत संघ टूट गया, और टूटने के बाद से अब रूस एक छोटा सा देश बन गया, और उस स्थिति में अब विश्व पे एक ही शक्ति का एकाधिकार है। किसका? अमेरिका का। इसीलिए अब विश्व एक ध्रुवीय हो गया है। लेकिन 1945 से लेकर और 1991 ईस्वी तक विश्व क्या था जी?
द्विध्रुवीय था। तो द्विध्रुवीय देश क्या है, एक ध्रुवीय क्या है, अमेरिका किसका नेतृत्व किया, सोवियत संघ किसका नेतृत्व किया, क्यों किया, ये सब पूछे तो बता दोगे बच्चे। तो जो वीटो पावर का इस्तेमाल करने की बात है, जाहिर सी बात है बच्चे कि इसमें चीन की बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे, ब्रिटेन की बात करेंगे, अमेरिका की बात करें, सोवियत संघ का, तो सोवियत संघ सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया। अब कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों शाखाओं को लिखे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की कई एजेंसियां हैं जो विश्व में हर प्रकार की चीज़ों की देखभाल करती है। उसमें से कुछ एजेंसियों का नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। आज के डेट में 20 क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर अगले क्लास में 20 क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है ना। तो अभी 16 नंबर क्वेश्चन है ये, लेकिन इस 16 नंबर क्वेश्चन को 16 नंबर क्वेश्चन में समझो, ये जान लो कि मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ बच्चे। एक प्रकार से पुनरावृत्ति हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें कहता है कि WHO, इसका पहला संगठन कौन सा है जी, WHO कहने का मतलब कि इससे कहते हैं W से वर्ल्ड, H से हेल्थ और O से ऑर्गेनाइजेशन, माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके क्या क्या उद्देश्य है, सब सब्जेक्टिव में मैं तुम्हें बता चुका हूँ बच्चे, वहाँ देख लोगे, नहीं तो अगले वीडियो में देखना तुम लोग इसको। अभी हम इसमें पढ़ते जा रहे हैं। UNDP पूछेगा, UNDP का फुल फॉर्म क्या है, तो U फॉर यूनाइटेड, मैं बोलते जा रहा हूँ, तुम जवाब देते जाओ। U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, D फॉर डेवलपमेंट एंड P फॉर प्रोग्राम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, माने पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के सभी देशों में विकास के कार्यक्रम को संपादित करने के लिए जो काम करती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, UNDP के नाम से जानते हैं। अगला इसमें कहता है UNHRC, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई है बच्चे। तो UNHRC, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, H फॉर ह्यूमन, R फॉर राइट्स एंड C फॉर कमीशन। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग के नाम से इसे हम जानते हैं। तो UNHRC माने समझ लो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसका, विश्व का ये वो मानवाधिकार आयोग है बच्चे जो विश्व के किसी भी देश के व्यक्ति, तुम अपने घर में हो, तुम्हें जन्म दे दिया अगर तुम्हारे माता पिता ने, और कल के डेट में चाहे कि तुम्हारा गला दबा के मार दें तो कर सकते हैं कि नहीं जी, नहीं कर सकते। तुम तुरंत उन पे ह्यूमन राइट्स का समझ लो कि केस लाद दिया जाएगा बच्चे। ह्यूमन राइट्स क्या है, मानव के अधिकार को, जो भी व्यक्ति संसार में है वो मानव अपने जन्म के साथ ही कुछ अधिकार प्राप्त कर लेता है, जीने का, खाने का, उठने का, बैठने का, कहीं जाने का, आने का, कपड़े पहनने का, बोलने का, ये जो अधिकार हमें मिल जाता है बच्चे, इसी हमको हम क्या कहते हैं, मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार को विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से संविधान में समाहित कर दिया गया है। इसे हम मौलिक अधिकार के नाम से संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में भारत में इसे मानव अधिकार को हम किस रूप में लिखे गए हैं, मौलिक अधिकार के रूप में लिख दिए हैं, ठीक है ना जी। तो हम जानेंगे तो ये मानव अधिकार का अगर हनन होता है तो उसके लिए कौन सा संगठन तुरंत एक्शन लेता है बच्चे, UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब आगे है UNHCR, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस और H फॉर हाई और C फॉर कमीशन और R फॉर रिफ्यूजीज, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग। ध्यान से समझेंगे, विश्व युद्ध के बाद से एक समस्या उत्पन्न ये हुई कि अलग अलग देशों का निर्माण हो गया। तो यदि किसी एक देश का व्यक्ति अपने देश में अगर खुशहाल नहीं रह पाता है, उसकी रोजी रोटी नहीं मिल पाता है, तो कई सारे देश के लोग हैं जो अपने देश को छोड़कर पड़ोसी मुल्क में जाना चाहते हैं जहां उसे रोजी रोटी मिल सके। जैसे बांग्लादेश, 1971 ईस्वी के आसपास में बांग्लादेश के कई सारे लोग समझो कि हमारे देश में आ गए और उन्हें भारत ने क्या दिया, शरण दे दिया। तो विश्व के सभी देशों को बताया गया कि यदि कोई मानव भूख की चाहत में रोटी कपड़ा के लिए अगर तुम्हारे यहाँ आता है तो उसे शरणार्थी समझो, शरण लेने के लिए आ रहा है, तो उसे धुतकारना नहीं है, उसे भी कम से कम आप अपने यहाँ रखिए, उसकी एक सूची बनाइए और मेरे पास भेजिए, मैं उसके लिए बेहतर से बेहतर यहाँ से मदद करूँगा। तो उसके लिए एक संगठन बना है विश्व में, कौन सा, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग।
अगला है यूनिसेफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है बच्चे। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यूनिसेफ। विश्व के जितने देश है बच्चों, उस देश के छोटे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कभी देखना पोषाहार आता है। छोटे छोटे बच्चे गांव में अगर तुम देख लेना कि बच्चा अभी 2 साल 1 साल 3 साल का रहता है तो बगल में आंगनबाड़ी खुला हुआ है बच्चे, और आंगनबाड़ी खुलने के बाद से वहाँ पैसे आते हैं विश्व कोष से और वहाँ से भेज दिया जाता है कि उन बच्चों का डेवलपमेंट हो। माँ अगर गर्भवती है तो उसको भी भोजन पानी की व्यवस्था किया जाता है कि जन्म लेने वाले बच्चे कहीं कुपोषण के शिकार न बन जाए। तो इस तरीके से इस चीज़ की देखभाल करने वाले विश्व के सभी बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिसेफ। समझ में आ गया बच्चे। अगला इसमें यूनेस्को, काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चे, याद रखना कि यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशंस, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर सोशल एंड सी फॉर कल्चरल एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। आज इस जगह पे बैठकर तुम सभी क्लास में जितनी सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ जाते हो और फ्री में एजुकेशन पाते हो बच्चे। अब पैसे भी देते हो तो काफ़ी नॉर्मल फ़ी देते हो तुम, और तुम्हें गवर्नमेंट अच्छे अच्छे लेक्चरर रख दिए हैं। मान लो मेरे जैसे कई सारे लेक्चरर इस राज्य में, इस देश में अवेलेबल हैं। उसी प्रकार तुम लोग टीचरों को देखते हो, तो आखिर इन शिक्षकों को पैसे कहाँ से आते हैं? किसी देश के शैक्षिक माहौल को उन्नत बनाने के लिए, सामाजिक रूप से सबको बराबर करने के लिए, सांस्कृतिक रूप से हमारे देश की संस्कृति को दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए, ये सब का फंडिंग कौन करता है? यूनेस्को करता है बच्चे। आ रहा समझ में ना? तो यूनेस्को की मदद से समझ लो, जैसे मैं डाइट कॉलेज का लेक्चरर हूँ बच्चे, तो मेरा जो पेमेंट आता है किसकी मदद से आता है? यूनेस्को की मदद से। समझो कि हमारे देश को आएगा और देश समझो कि राज्य को देगा, राज्य हमको देती है। कुछ फंड देश और राज्य लगाते हैं और मैक्सिमम फंड यहाँ से आते रहते हैं। यही वजह है कि जितने स्कूल है, कॉलेज है, सामाजिक संगठन वगैरह हैं, सबको यूनेस्को से मदद मिलते रहती है बच्चे। क्लियर है ये सब? समझ रहे हो दुनिया किस तरह रेगुलेट होता है? क्या हम अपने देश के लोग सिर्फ अपने संसाधन से जीवित रह सकते हैं? मुश्किल से हैंड टू माउथ रहकर जीना पड़ेगा बच्चे। लेकिन आज जो सुख सुविधाएं मिलती है वो सब किसके वजह से मिलती है? यूनेस्को के मदद से। बच्चों को सुविधा किसके वजह से मिलती है? यूनिसेफ की वजह से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के शाखा एजेंसी का लाभ सभी सदस्य देशों को मिलता है। यही वजह है बच्चे कि जो भी इसके सदस्य देश हैं, महासभा की जब बैठक होती है इसकी, तो सभी सदस्य देशों से बोला जाता है क्या समस्याएं हैं आपकी, बताइए। और समस्या जब वो बताने लगते हैं तो उस समस्या को दूर किया जाता है और सबको समझो कि पैसे भेजे जाते हैं। तो इसमें से आता है 17 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है? तो महासचिव। सबका हेड, पूरे का हेड किसको बना दिया जाता है? महासचिव। इस समय वर्तमान में महासचिव कौन है बच्चे? एंटोनियो गुटेरेस। याद रखोगे तुम लोग। अब जब महासचिव का नाम आ गया बच्चे, तो एक सूची हम देखेंगे 18 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन कौन थे। तो पूछेगा कि सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? तो इसमें से ट्रैगवेली के नाम से जानते हैं या ट्रिगवेली के नाम से जानेंगे। वह कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के। कब से कब तक वो रहे? 1946 से लेकर 1952 तक। उसके बाद इसमें से देखो, यूँ तो मैं सूची पूरा बना दिया हूँ, पूरा ही देखोगे तुम लोग, लेकिन मैं तुम सबको सजेस्ट करता हूँ कि इसमें से पहला नाम और अंतिम नाम, ये 2 ठो देख लोगे, या बीच में किसी किसी का जो मैं बोल रहा हूँ उसको देख लोगे तुम लोग। पूरा देखते हो तो यूपीएससी की तैयारी हो गई, और आधा देख लिए तो बीपीएससी, और इम्पोर्टेंट देख लिए तो तुम्हारे एग्ज़ाम और नॉर्मल एसएससी वगैरह निकल जाएगा आराम से बच्चे। ठीक है ना? तो दूसरा इसमें से डेग हैमरशोल्ड स्वीडन के, तीसरा यूथांट वर्मा म्यांमार के, चौथा इसमें कुर्त वाल्डहिम ऑस्ट्रिया के, छठे इसमें 5वें में है जेवियर पेरेज द कुइयार पेरू के, छठा है बुतरस घाली मिस्र के हैं बच्चे। मैं मैट्रिकुलेशन 1995 में किया तो उस समय इनका नाम याद रखा था बुतरस घाली। तो समझ गए बच्चे, इसीलिए मुझे ये याद है, तुम लोग भी अपने समय में इसे
याद रखोगे। नेक्स्ट है इसमें से कोफी अन्नान, इसे याद रखोगे बच्चे। कोफी अन्नान ये घाना के हैं, माने अफ्रीका महादेश के हैं। ये समझ लो कि कोफी अन्नान नाम याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चे। 1997 से 6 ईस्वी तक। और उसके बाद जो आए थे वे थे बान की मून। कौन थे? बान की मून। इन्हें भी याद रखेंगे हम लोग कि वर्तमान में जो समझ लो कि एंटोनियो गुटेरेस जो है, उसमें समझ लो कि उनके पहले यही थे बान की मून। ये कोरिया गणराज्य के थे, दक्षिणी कोरिया के। 2007 से लेकर 2016 ईस्वी तक रहे। और इस समय जो हमारे महासचिव है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, पिछली बार की परीक्षा में पूछा हुआ था। और जनरली कभी पहले वाले को पूछ देता है, अगली बार अंतिम वाले को, वर्तमान वाले को पूछ देता है। तो इसको याद रखेंगे। वह है जिसे हम एंटोनियो गुटेरेस के नाम से जानते हैं बच्चे। उसका पूरा नाम है अंतोनियो मनुएल दे ओलिवेरा गुटेरेस। ये किस देश के हैं? पुर्तगाल के। इम्पोर्टेंट, ये भी पूछता है। एंटोनियो गुटेरेस जो वर्तमान के समझ लो कि महासचिव है, किस देश के हैं? पुर्तगाल के। और ये कब से है बच्चे? 1 जनवरी 2017 से। अभी ये लगातार चल रहे हैं बच्चे, इन्हें याद कर लोगे। 19 नंबर BC ऑब्जेक्टिव आज के डेट में पढ़ाऊँगा। कहता है 19 नंबर में कहता है विश्व के कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उदाहरण मैंने पेश करें। अभी तक हमने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ा था वह संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन थे। अब उससे हट कर भी विश्व में कई सारे संगठन बने हुए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व में रुपया पैसा किस देश में कितना छपेगा, ये सब नियंत्रण कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है बच्चे। समझ में आ गया ना जी? IMF के नाम से जानेंगे, इंटरनेशनल मनी फंड। इससे ध्यान से खूब बढ़िया समझो। भारत जैसे देश में मैंने तुम्हें बताया था बच्चे कि हमारे यहाँ नोट छापने का मशीन है, तो क्यों नहीं हमारे मोदी जी ये जो नमक तेल और समझ लो कि गेहूं चावल जो भेजते रहते हैं, वो ना भेजकर हम लोगों को बुला लेते, अपने कारखाने में लगा देते, बोलते कि ले जाओ 4-4 बोरा नोट छाप के लेकर चले जाओ। हम लोग नोट छाप लेते कि नहीं बच्चे? तो कोई भी देश कितना नोट छापेगा उसके लिए एक सिस्टम होता है जो मैंने तुम्हें बता रखा है बच्चे। और उस पर नियंत्रण कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक। और आगे है इसमें से विश्व व्यापार संगठन, WTO याद करो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व में व्यापार वाणिज्य को समझ लो कि चारों तरफ बढ़िया बनाने के लिए कौन संगठन बनाया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से आज विश्व में ग्लोबलाइजेशन आया है बच्चे, भूमंडलीकरण आया है या उदारीकरण आया है। आ रहा समझ में ना? विश्व का किसी भी देश का व्यक्ति, हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, गूगल पे देखते हैं, अमेरिका का समोसा पसंद पड़ जाए, मंगा लेते हैं। वो सब किसके वजह से संभव हुआ है? विश्व व्यापार संगठन के वजह से बच्चे। क्योंकि अगर ये व्यापार संगठन अगर ठीक से काम नहीं करता तो हम लोग किसी दूसरे देश से कोई भी सामान अपने देश में नहीं मंगा पाते। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, समझ लो, और जिसे NGO है ये, और ह्यूमन राइट्स वॉच, ये भी NGO है। NGO मतलब समझो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या समझो गैर सरकारी संगठन के रूप में जाने जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह स्वयंसेवी संगठन है। NGO है लेकिन ये स्वयंसेवी, ये स्वयं ही सहायता करते हैं, इसको किसी दूसरे पे ये डिपेंड नहीं रहते हैं कि आप मुझे। अरे मानववादी विचारधारा तुम्हारे मन में आ जाए, रोड पे चलते हो, देख रहे हो कि कांटा बिछा हुआ है, तो क्या तुम इंतज़ार करोगे कि हमें नीतीश सरकार पैसा दे देगी तब हम जाके समझो कि उसको हटवाएंगे किसी से? अगर मानवता तुम्हारे अंदर है बच्चे तो तुरंत हम अपनी गाड़ी रोकेंगे, साइकिल रोकेंगे, उठ के रास्ते से उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। तो इसे ही एमनेस्टी इंटरनेशनल माने समझ लो कि मानव संसाधन के नाम से हम संगठन के साधन के नाम इसके जानेंगे हम लोग ह्यूमन राइट्स में। अच्छा, अब आगे कहते हैं इसमें से 20 नंबर में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1944 ईस्वी में ही हो गई थी बच्चे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। थोड़ा सा मैं बता दूं बच्चे, अभी जान लो कि विश्व के जितने संगठन होके रुपया पैसा वाला संगठन जितना है ना, अमेरिका अपने पास रखेगा। आ रहा समझ में? इसे भूलना मत। सब रुपया पैसा वाला सब अमेरिका अपने पास ही में रखेगा, वो किसी दूसरे देश में
नहीं जाने देगा बच्चे। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यों की संख्या कितनी है? 189। माने विश्व के 189 देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। और कब तक? 12 अप्रैल 2016 तक। फिर कहता है 25 क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चे कि विश्व बैंक की स्थापना माने वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? 1945। कहाँ? वाशिंगटन DC। देख रहे हो तुम लोग, सब रुपया पैसा वाला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी वाशिंगटन DC, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाद विश्व बैंक भी कहाँ? वाशिंगटन DC। रुपया पैसा अपने को छोड़कर दूसरी जगह नहीं देता है बच्चे। और नेक्स्ट है इसमें से कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1995 ईस्वी में बच्चे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। 1 जनवरी 1995 ईस्वी से। पहले थोड़ा सा जानेंगे हम लोग कि जिस विश्व व्यापार संगठन की बातें करेंगे बच्चे, वास्तविक तौर पर इसकी स्थापना 1994 में हुई। लेकिन 1994 में इसको समझो कि इसका नाम रखा गया था MTO। क्या नाम रखा गया था? MTO हो गया मल्टीपल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे देशों में समझो कि व्यापार करने वाला ये संगठन था। लेकिन 1995 में इसका नाम बदल के कर दिया गया क्या? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। खैर ये WTO की मैं तुम लोग पढ़ने वाले हो बच्चे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है? ये गैट का उत्तराधिकारी है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? राष्ट्र संघ का। आर समझना, राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। उसी प्रकार जो विश्व व्यापार संगठन बनाने की जो बात दिमाग में आई वो कहाँ से आई? तो 1947 ईस्वी में गैट का स्थापना हुआ था। गैट क्या होता है बच्चे? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसी को डेवलप करते हुए 1995 ईस्वी में 1 जनवरी 1995 से उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? विश्व व्यापार संगठन। अब कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल किस प्रकार का संगठन है? स्वयंसेवी संगठन है। इसे दूसरे से ले दे उससे कोई मतलब नहीं है। इससे जुड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वे स्वयंसेवी संगठन होते हैं, स्वयं ही मदद करने की बातें सोचते हैं। और अंतिम इस पेज का एक और क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य क्या है? तो यहाँ से अब हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चे। तो आज के डेट में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया बच्चे?